में फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाया। फर्स्ट ऑर्डर जो है अब आपको बताने जा रहा हूँ गैस फेज में, यानी गैस हो यानी जो है एटमॉस्फेयर हो, ठीक है, या बार में हो, तो इसमें जो है कैसे आप रेट या टेम्परेचर या टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हेडिंग लिखो गैस फेज रिएक्शंस, ऑर्डर ऑफ, ऐसे लिखो फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इन किस में, गैस फेज। फर्स्ट ऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं गैस फेज में। तो गैस फेज में देखते हैं, ध्यान देना गैस की बात है उसमें देखना है। तो अगर कोई ए है, ए से बी बनेगा और बी से सी बनेगा, ये सब गैस में है यानी जी में है जी। तो कह सकते हैं इन सब का पार्शियल प्रेशर जो है लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर्स पी ए, पी बी एंड पी सी एंड टोटल प्रेशर्स पी टी एट टाइम टी। कह सकते हैं शुरुआत में इसका इनिशियल प्रेशर कितना है, मान लो हमने मान लिया पी आई, तो जब पी आई प्रेशर होगा इनिशियल में तब टाइम क्या होगा, 0 होगा। तो उस टाइम ये कुछ बनेगा नहीं, तो कहेंगे 0 0। लेकिन अगर टाइम कुछ लगता है कहेंगे एट टाइम टी, टाइम टी पे कुछ ना कुछ ये टूटेगा तो बनेगा। मान लो ये x एटमॉस्फेयर बना तो ये भी x बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा पी आई माइनस एक्स एटमॉस्फेयर। और इसका जो है कुछ टोटल प्रेशर होगा कि नहीं, टेम्परेचर टी पे टोटल प्रेशर होगा। तो हमने मान लिया पी टी ये क्या है, टोटल प्रेशर से। ये वही कोने पे लिख सकते हैं पी ए कामा पी बी एंड पी सी आर द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ए बी एंड सी, ये भी कह सकते हैं। पी ए, पी बी एंड पी सी आर द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ए बी एंड सी, ये मैंने मान लिया। तो देखो अभी आपने क्या पढ़ा था, सिंपल तरीके फर्स्ट ऑर्डर क्या पढ़ा था, K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशंस, इनिशियल कितना R नॉट ऑन फाइनल कंसंट्रेशंस, ये R, ये है कंसंट्रेशंस हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ भी तो यही करेंगे। कैसे करेंगे, देखो पी ए इनिशियल कितना है पी आई और फाइनल कितना है पी आई माइनस एक्स। लेकिन अगर हम इसको और इसको रखते हैं डायरेक्ट तो हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम चेंज करके आएंगे तो पी आई और पी टी में रिलेशंस बताने होंगे आपको। याद आया ये आर से पी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना था, तो उसमें आपको मैंने फर्स्ट ऑर्डर प्रूव किया था। और फर्स्ट ऑर्डर का रिलेशंस ये आपका रेट कांस्टेंट्स है, ये टाइम है, ये इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन है। तो अब कंसंट्रेशन के फॉर्म में नहीं पढ़ना है, किसके फॉर्म में पढ़ना है, प्रेशर्स के फॉर्म में यानी एटमॉस्फेयर के फॉर्म में पढ़ना है। तो इसी चीज़ को, इसी को मुझे इसी फॉर्म में लाना है, तो लाते हैं। यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, यही चेंज कर देता हूँ। पी आई क्या कहेंगे, इनिशियल्स, इनिशियल में पी आई हो जाएगा, यानी ए का इनिशियल पी आई और ए का फाइनल क्या हो जाएगा पी आई माइनस एक्स, ये हो जाएगा। एक्स को चेंज कर दें, जो वैल्यू आए यहाँ पुट कर दें, फार्मूला बन जाएगा। इनिशियल्स, ए का इनिशियल कितना है ये और ए का फाइनल क्या है ये, बस यही करना है। तो एक्स को चेंज कर दो, जो बन के फार्मूला आएगा फार्मूला बन जाता है। तो चेक करते हैं कैसे बनेगा, ये रहा। ये जो है टी पे टोटल प्रेशर्स क्या होगा, तो कहेंगे पी टोटल्स। तो पी टोटल बराबर क्या आएगा, सबका जोड़ दीजिए। तो पी आई टी पे समय पे टोटल प्रेशर्स क्या है, पी टी बराबर क्या है, तो पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स
जगह, तो क्या आ जाएगा, कट गया, तो ये हो जाएगा पी आई प्लस एक्स। तो इसे कहेंगे पी टी पी आई प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू निकालना था तो एक्स को ही रोक ले, तो पी टी माइनस पी आई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स इजकल टू पी टी माइनस पी आई, ये हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई। समझ में आए? अब अगर आपकी पी टी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हो गई पी टी माइनस पी आई, तो आप कह सकते हैं पी ए का इनिशियल ये है, तो फाइनल क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का क्या होगा, तो पार्शियल प्रेशर ए बराबर क्या है, पी आई माइनस एक्स। तो पार्शियल प्रेशर पी आई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये हो गया पी आई, तो आपका ये है ही है और ये माइनस है, तो जब इसको अंदर लेके आएंगे चाहे ऐसे लिख लो पी टी माइनस पी आई, तो इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई, तो ये हो जाएगा 2 पी आई माइनस पी टी। रख दीजिए, आपका फार्मूले पे रख दीजिए। के बराबर क्या कहेंगे, 2.303 अपान टी, ये तो रहेगा ही। लॉग बराबर क्या कहेंगे, ये कहेंगे हम, देखो ऐसे कह देते हैं, कंसंट्रेशंस ऑफ ए कब का हो, इनिशियल का हो, आई का इनिशियल, और आप कंसंट्रेशन नहीं कहेंगे, सॉरी, आप किस फॉर्म में कहेंगे, प्रेशर्स, पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ए इनिशियल में और पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ए फाइनल में। ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया, यानी टूटने के बाद ये तो कहेंगे। तो इनिशियल कितना है, के इजकल टू 2.303 अपान टी, ये तो है लॉग। इनिशियल में कितना था, आपने क्या माना था, पी आई, तो ये पी आई रहेगा। अब जो भी हुआ है इसको x बनने के बाद जो बचा होगा, पी ए कितना बचा, ये पी ए कितना बचा, 2 पी आई माइनस पी टी। अरे ये पी ए पहले ये था, अब टूटने जब ये टूट गया होगा तो ये जो बचा होगा बच के कितना आया है, पी ए की वैल्यू 2 पी आई माइनस पी टी, तो यहाँ रख दीजिए फाइनल में 2 पी आई माइनस पी टी। ये आपका फार्मूला हो गया, लेकिन ये फार्मूला आप हर जगह यूज नहीं कर पाएंगे। कब, ध्यान दीजिए, आपका क्या है, रिएक्टेंट कितना है, 1, और कितना मोल है, 1। तो जब भी कोई रिएक्शंस कराइए, एक रिएक्टेंट हो, 1 मोल हो, यहाँ आगे 2 हो गया तो तब उस पर यूज नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, इस फार्मूले को हम लोग रट लेते हैं और इसको हम यूज करने लगते हैं, हर जगह सदाबहार बन जाता है, तो सदाबहार यूज नहीं होगा। रिएक्टेंट ए है, इससे बी और सी बना है, ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं। जैसे नीचे सवाल दिया है, एनसीईआरटी में देखेंगे 107 नंबर पेज पे क्वेश्चंस दिया है। क्या दिया है, कह रहा है N2N2O5 को तोड़ते हैं तो उससे बनता है N2O4 और प्लस बनता है O2। ये एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यूज करना चाहेंगे तो करेंगे तो ऐसे ही, लेकिन इस फार्मूले को यूज नहीं कर पाएंगे। एक बार मैं इसको फिर बता देता हूँ आपको। आपका ये गैस फेज का रिएक्शन से फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो ए से बी और सी बना, ये सब गैस फेज में है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमने पी आई इनिशियल प्रेशर माना था, ये भी एटमॉस्फेयर में ही होगा। जब समय 0 था तो इसमें से कुछ भी नहीं टूटे, कोई एटमॉस्फेयर यानी गैस के फॉर्म में नहीं बने। लेकिन जब टाइम टी लगा तो इससे मान लो x एटमॉस्फेयर या x इसमें से टूट गए तो सबस्ट्रेट कर देंगे। अब हमें करना क्या है, ए की इनिशियल वैल्यू के इजकल टू 2.303 अपान टी, ए का इनिशियल प्रेशर और ए का फाइनल प्रेशर यही निकालना है। तो इनिशियल प्रेशर तो हमारा पी आई आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल में क्या आएगा, जो ये बचा हो वो, यानी पी आई माइनस एक्स, और एक्स को हमें चेंज करना पड़ेगा तभी होगी। तो मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप ये भी कह सकते हैं जो हमारा फाइनल पी ए है वो बराबर क्या है, पी आई माइनस एक्स है, यही है। तो इसको x को हम वैल्यू निकाल लें, यहाँ हम प्रेशर्स के फॉर्म में चेंज कर दें। हमने यही किया, हमने टोटल प्रेशर्स निकाल लिया। तो टोटल प्रेशर निकाला तो पी टी के बराबर आ गया पी आई प्लस एक्स। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाला, तो x की वैल्यू आ गई पी टी माइनस पी आई, और ये पी टी माइनस पी आई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करने की कोशिश किया। तो यहाँ हमने पुट किया तो हमारा पी ए की वैल्यू आ गया 2 पी आई माइनस पी टी,
हमारे पास जो फार्मूला है, कहेंगे इनिशियल प्रेशर्स ऑफ ए और फाइनल प्रेशर्स ऑफ ए। इनिशियल में हमारा पी आई था और फाइनल में हमारा ए का निकल के आया 2 PI माइनस PT, हमने पुट कर दिया ये प्रेशर्स के फॉर्म में। आते हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस है, कह रहा है कि द फॉलोइंग डाटा वी आर ऑब्टेन्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। देखो फर्स्ट ऑर्डर यहाँ लिखा भी है, फर्स्ट ऑर्डर, और साथ में क्या लिखा है N2O5G यानी गैस के फेज में। तो ये फर्स्ट ऑर्डर किस में पढ़ेंगे, गैस। और नीचे डाटा दिया है उससे भी क्लियर हो जाएगा। तो आप NCERT में जाएंगे तो एग्जाम्पल है, NCERT का एग्जाम्पल है 4.6। NCERT में जो है एग्जाम्पल है 4.6, तो इसको देखते हैं। तो देखिए आपको डिकम्पोजिशन आना चाहिए, क्योंकि डिकम्पोजिशन किसका है, N2O5 का। तो तोड़ते हैं, तो अगर N2O5 को हम तोड़ेंगे तो हमें बनेगा N2O4 प्लस बनेगा O2। अगर हम ये 2 मोल ले लें और ये 2 मोल ले लेंगे गैस के फॉर्म में तो कंप्लीट हो जाएगा। और आप जानते हैं कि इक्वेशंस बैलेंस होना चाहिए। देख लो, बैलेंस करके चेक कर लो कितना है, 4। यहाँ कितना है, 4। कितने ऑक्सीजन है, 10। यहाँ कितना होगा, 4 दूनी 8 10, यानी बैलेंस है। फिर वही इनिशियल, जब समय आपका 0 तब प्रेशर यही करता 0.5, यानी इनिशियल प्रेशर कितना है 0.5। तो बताया ना था टी बराबर क्या, 0 इनिशियल। तो इनिशियल शुरुआत में कितना है 0.5 एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में है ये, यानी 0.5 एटमॉस्फेयर आपका ये है, एटमॉस्फेयर है। शुरू में जब टाइम 0 होगा तो कुछ बना होगा ये नहीं, तो क्या कहेंगे 0 0। अगर समय लगा होगा तो हमने कहा था एट टाइम टी, तो यहाँ एट टाइम टी ना कहे क्या बोलेंगे, टी इक्वल टू कितना 100 सेकेंड्स। अगर आपका 100 सेकेंड लगा है तब ये टूटा होगा तो कितना बना होगा, ये x, ये कितना बना होगा x, ये कितना हुआ 0.5 माइनस ये जो आगे होता है इसके साथ आता है 2x एटमॉस्फेयर, और जो इसके आगे नंबर लिखे होते हैं ये 2 जाएगा। तो ये सब एटमॉस्फेयर में होंगे। ये आपको मैंने इक्विलिब्रियम में बताया था। ये वाले नंबर x के साथ जाएंगे और ये जो नंबर लिखे होंगे उसके सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपके इक्वेशंस बैलेंस हो गए। अब क्या करिए, टोटल प्रेशर निकाल लीजिए। तो टोटल प्रेशर जब निकालेंगे PT, तो पार्शियल प्रेशर हो, पार्शियल प्रेशर जितने लोग हों उनको जोड़ लीजिए, टोटल के बराबर होता है। ये तो आप डाल्टन्स लॉ पढ़े हैं, तो डाल्टन्स लॉ लगा दीजिए। तो P टोटल बराबर क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर इसका इसका किस समय पे, एट टाइम T पे, यानी 100 सेंटीग्रेड। तो कितना हो जाएगा 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, तो ये कट गया। तो कितना आ जाएगा PT इक्वल टू 0.5 प्लस x। तो क्या करें, x की वैल्यू निकाल लें, और टोटल आपकी दिया है P टोटल कितना है 100 पे कितना दिया है 0.512 ये दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या कहेंगे, इसको इधर ले आओ, तो PT माइनस 0.5 आ रहा है समझ में। x को ही रोक लिया, इसको इधर ले आया, तो इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका। अब आप ये बताइए, इसका इनिशियल तो ये है, तो इसका फाइनल तो ये है ना, नहीं समझ रहे हो। K इक्वल टू 2.303/T log इनिशियल किसका, इसका फाइनल क्या है ये, तो हम कह दें P फाइनल, या हम कहेंगे P N2O5 बराबर कितना वैल्यू दिया है ये 0.5 माइनस 2x। तो x की वैल्यू कितना दी है, यहाँ ऊपर कर देते हैं। तो P N2O5 बराबर 0.5 माइनस 2 इंटू x की वैल्यू कितना होगी PT माइनस ये PT माइनस 0.5, तो 2 से आप कर दीजिए। तो P N25 ये होगा 0.5 माइनस 2 PT, ये कितना हो जाएगा प्लस 1, तो ये आगे इसको जुड़ जाएगा। तो P N25 इक्वल टू 1.5 माइनस 2, PT की वैल्यू कितना दिया है, ये दिया 100 पे कितना दिया है ये
तो जगह 0.512, तो 1.5 ये 2 दूनी 4 और 2 पंचम 10 ये, तो ये आएगा आपका ये। तो सब्सट्रेट कर लीजिए Pn25 कितना वैल्यू आएगा इसमें से, अगर आप सब्सट्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.024, तो हो जाएगा 6 और ये बचेगा आपका 7, ये बचेगा 4, यानी आपका हो जाएगा सब्सट्रेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.476, यही तो आएगा Pn25 बराबर हो जाएगा 0.476। बस हो गया, रख दीजिए फार्मूले में। तो K इक्वल टू क्या होगा आपका 2.303 अपॉन T कितना हो गया 100 लॉग इनिशियल कितना था 0.5, फाइनल कितना है 0.476। ये सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेगा, लॉग लीजिएगा, तो इसको जब लॉग लेंगे तो जो है वैल्यू आ जाएगी। इतना कर सकते हैं। इसको हटाओगे यहाँ पे ना ये, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 0, यही तो 500 को डिवाइड करो 476 से, तो नियर अबाउट 1 पॉइंट समथिंग 1.05, तो इसका मतलब है अपॉन 100 ये, तो 1.0 है। अगर 1 होता तो log 1 की वैल्यू कितना होती 0, तो 0 होगी नहीं, यानी 0 से क्या होगी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो वैल्यू करीब 0.02 के आसपास हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2.303 अपॉन 100 इंटू कितना जाएगा 0.02 के आसपास, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे ना इससे। देखो ये कहाँ जाएगा, ये आपको ऊपर आएगा पावर में, तो पावर 2 ये है और 2 तो कितना होगा -4, ये भी हट गया, ये बच्चा खाली 2। तो K इक्वल टू आ जाएगा 606 यानी 4.606 इंटू 10 के पावर कितना -4, ये वैल्यू हो जाएगी। नोट कर सकते हैं। देखिए एक अगर है log 1 लिखा है तब तो उसकी वैल्यू होगी 0, और अगर आपका 1 से ज़्यादा है 1.2, 1.02, 1.003 तो कभी 0 नहीं होगा। मान लीजिए कि कुछ ना कुछ पॉइंट में होगा। अब जैसे मान लो आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कि यार पॉइंट जो है 1.05 क्या होगा, तो कुछ भी मान लो 0.02, 0.03 से कुछ मान लीजिए आप, नियर अबाउट कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब देखो अगर हम कहते 0 तो ये 0 लिख देते, कहाँ गया ये, यहाँ पे हमने लिखा था 0.02, तो 0.02 और एक होता है 0, तो 0 बड़ी है या 0.02 बड़ी है 0.02 बड़ी है ना, यानी 0 से स्टार्ट होगा तब आया होगा, तो इसका मतलब 0 नहीं होगा, यानी 0 के बाद कुछ पॉइंट लगा होगा, यानी पॉइंट फिर 0 लगा होगा। क्योंकि एग्ज़ाम में इतनी वैल्यू नहीं याद रहती किसी को कि जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम में एग्जिट पूरा याद रहे, तो ये नियर अबाउट रख ली जाती है। तो ये क्वेश्चंस आपके ये हो गए। एनसीईआरटी अगर एक्सरसाइज पे जाते हैं किताब पे, तो देखो ये क्वेश्चंस और है, ये आपका होमवर्क है। एनसीईआरटी बुक खोलिए और पीछे एक्सरसाइज है, ट्राई करिएगा, सेम नहीं होगा तो मैं फिर आपको डिस्कस कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर है 4.21, SO2Cl2 को तोड़ेंगे तो SO2 + Cl2 बनेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 21 है 4.21। 4.21 का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 21वां सेम क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज, इंटेक्स क्वेश्चंस, एग्जाम्पल ये सब लगाना होगा। तो ये आपके हो गए गैस फेज में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। 21 क्वेश्चन नंबर है 4.21, 21वां क्वेश्चन लगाना होगा, ऐसे ट्राई करेगा, नहीं तो मैं बताऊंगा। आगे चलते हैं। अब आपका ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। एक नया हेडिंग है जिसे फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे, लेकिन सीडो वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। देखने में तो वो क्या रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर नहीं रहेगा। सीडो का मतलब क्या होता है, सिंपल देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, झूठा, यानी जो हो वो ना हो, तो उसे क्या इस्तेमाल करते हैं, सीडो।
यानी देखने में वो सेकंड ऑर्डर लगेगा लेकिन होगा आपका वो फर्स्ट ऑर्डर, तो इसे बोलते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो लिखिए हेडिंग किताब पे आ जाइए, तो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, हेडिंग लिखिए सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, PSEUDO, इसमें लिख लो ए रिएक्शंस, इसमें लिखिए ए रिएक्शंस विच इज नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, a reactions which is not truly first order, but under certain conditions becomes reactions of the first order, but under certain conditions becomes reactions of the first order, is called pseudo first order reactions, पहला एग्जाम्पल लिखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम्स। पहला एग्जाम्पल, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में, अल्कलाइन में नहीं, एसिडिक मीडियम में, ध्यान रखिएगा, एसिडिक मीडियम में, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम में। एग्जाम्पल, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। एसिड और अल्कोहल से एस्टर बनता है और वही एस्टर को अगर आप एस्टरीफिकेशंस करा सकते हैं यानी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करना फिर एसिड और अल्कोहल बन जाएगा। जैसे मान लो ये एग्जाम्पल में CH3COOC2H5 ये हो गया, इसकी पहचान होती है COO, तो एस्टर पहचान है। तो ये कैसे बना होगा? एस्टिक एसिड रहा होगा और इथाइल अल्कोहल रहा होगा, इससे एस्टर बना होगा, तो फिर वही बना दो। इसका मतलब हाइड्रोलिसिस करने आ रहे हैं, इसमें क्या करेंगे? पानी मिलाएंगे, हाइड्रोलिसिस, और ये तीर के ऊपर जो लिखा रहेगा H पॉजिटिव, H पॉजिटिव का मतलब क्या है? मीडियम एसिडिक है, तो एसिडिक मीडियम है, तो फिर वही बन जाएगा, एसिड अल्कोहल फिर बन जाएगा, तो इससे बनेगा एस्टिक एसिड और इस C2H5 से बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। बना दीजिए, तो CH3COOH और C2H5OH, ये कैसे बन गया? ये पानी है, टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो H वाला जो है, ध्यान देना, ये आके जो है इसके साथ लग जाएगा और OH आके इसके साथ लग जाएगा। मैंने पढ़ाया था जहाँ पे ज़्यादा O रहेगा वहीं से पानी निकाला, यानी CH3COOH रहेगा और C2H5OH रहेगा, तो यहाँ पे ज़्यादा O है एसिड में, तो वहाँ से लेंगे OH और यहाँ से लेंगे H, तो ये आपका बन गया एसिड्स। अब अगर जो है इसका अगर हमें लिखा जाए तो हाइड्रोलिसिस यानी जो है आपका ये वाटर्स है ये, तो अगर आप प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है, तो हम क्या लिखेंगे? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट हमारे कितने हैं? 2, एक ये है और एक ये है, तो ऑर्डर कितना होना चाहिए? 2। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे देखेंगे इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। अगर आप प्रैक्टिकली बुक में देखेंगे तो शुरू में कह रहा है 0.01 मोल लेते हैं, और अगर इसको भी हम 10 मोल लेते हैं, किताब में अगर देखेंगे तो लिखा होगा कि हम इसको अगर 0.01 मोल लें, और स्टार्टिंग में किताब में कह रहा है इसको हम 10 मोल लेते हैं, 10 मोल लेते हैं। और अगर हम इसको दोबारा अगर हम करते हैं, शुरू में वो कुछ नहीं बना होगा, शुरू में कुछ बनेगा 0. अगर मान लीजिए ये पूरा यूज हो गया, अगर पूरा यूज हुआ तो यहाँ कितना बचेगा? 0 मोल। अगर पूरा ये कितना है? 10 मोल, तो 10 से कितना खर्च हुआ? 0.0, तो कितना बचेगा? नियर अबाउट 9.9 के आसपास, तो ये कितना बचेगा? 0.01 मोल बन जाएगा, 0.01 मोल बन गया। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये काफ़ी कम यूज हुआ है, यानी 9.9,
ये 9.9 मोल लेगा। 10 ही मोल लिए हैं तो 99 थोड़ा हो जाएगा, 9.9 रहेगा। तो अगर आप देखते हैं प्रैक्टिकली तो कितना यूज हुआ है, ये बहुत कम, कुछ चेंज हुआ है क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि ये जो है रेट पे इंडिपेंडेंट होती है। तो अगर आप लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट आपका कौन है, ये और ये है, ये रहा। तो CH3 C2H5 का कंसंट्रेशन, इसके पावर कितना 1, और यहाँ क्या ले कंसंट्रेशन इसका, तो ये चेंज ही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा 0। तो हटाएंगे तो क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू K CH3 COO C2H5। ये तो देखने में तो लगता था कि सेकेंड ऑर्डर है, लेकिन एक्चुअली में कितना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा लिखो एग्जाम्पल, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, यानी आप केन शुगर यानी C12H22O11 ले लो, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन एसिडिक मीडियम। दूसरा एग्जाम्पल, एसिडिक मीडियम। तो इन्वर्जन का मतलब क्या, कोई डाइसैकेराइड, तो डाइसैकेराइड क्या होता है, सुक्रोज। फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। तो क्या कर दें, हाइड्रोलिसिस कर दें, तो इससे क्या बनेगा, एसिडिक मीडियम में क्या बनेगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो है आपको पढ़ाएंगे, फार्मूला तो वही होता है, स्ट्रक्चर में चेंज होगा। तो क्या बनेगा, C6H12O6, C6H12O6। तो अगर इसे ग्लूकोज मानते हैं तो ग्लूकोज, इसे फ्रक्टोज तो फ्रक्टोज, फार्मूला वही है। बस थोड़ी सी जब स्ट्रक्चर बताएंगे तब बताएंगे इसको जो है कैसे चेंज जाती है। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो ये आपको लिखेंगे। तो फिर यहाँ पे क्या है, वही चीज़ है, एक ये रिएक्टेंट है और एक ये है, लेकिन इसका कंसंट्रेशन नहीं चेंज होगी, तो इसे आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, रेट यहाँ लिखिए, अगर आप यहाँ लिखते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन हमारे कौन है, दो हैं, कौन कौन है, C12H22O11, एक ये, इसके पावर 1, और दूसरा आपका है H2O, इसके पावर 0। तो इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा K C12 तो देखने में तो लगता है सेकंड ऑर्डर है, लेकिन एक्चुअली में क्या होते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ये आपके बन जाएंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। कोई क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, क्योंकि दो ही एग्जाम्पल होते हैं और कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चंस कहाँ से आएगा, अभी पढ़ाया गैस फेज में फर्स्ट ऑर्डर, इससे सवाल आता है। सवाल कहाँ से आता है, आपके सवाल आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से हाफ लाइफ कंसंट्रेशन का रिलेशंस, या जो है हाफ लाइफ का जो है फार्मूला उस पर सवाल, या K = 2.303/T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल, जैसे इस बार आया था 2020 में, 19 में भी ऐसे आया था। छोटे छोटे सवाल आते हैं और बहुत छोटी छोटी लॉजिक के सवाल होते हैं। कभी आपको बड़े क्वेश्चंस के ध्यान ही नहीं देना है, ना कभी आपको उस पर कुछ करना है। अगर कोई क्वेश्चन बहुत टिपिकल बनाता है तो क्या करोगे करके उसको, क्योंकि एग्जाम में कर ही नहीं पाओगे। जो सवाल आप 1 मिनट के अंदर लगा लेते हैं वही सवाल आपको पढ़ना भी चाहिए। तो आगे चलते हैं। तो अब जो है आपका ये हो गया, ये हो गया। अब एक वर्ड होती है, यही पढ़ेंगे, टेम्परेचर कॉफिशिएंट्स। तो हेडिंग लिखिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट्स। यानी सुना होगा आपने ये चीज़ें, कहा जाता है कि अगर टेम्परेचर 10 डिग्री राइज कर दिया जाए, तो अगर टेम्परेचर 10 डिग्री राइज कर देंगे तो रेट है या रेट कांस्टेंट, रेट कहिए या OR और रेट कांस्टेंट या रेट 2 और 3 टाइम्स बढ़ जाती है। तो 2 और 3 टाइम्स क्या है, कहते हैं 2 गुना। तो एग्जैक्टली या तो आप 2 मान लीजिए या 3 मान लीजिए। ऐसे मान लो 2.01 बढ़ गई तब भी 2 के बराबर है, या अगर आपको 2.9 बढ़ गई तो 3 टाइम्स, तो 2 और 3 टाइम्स। लेकिन एनसीईआरटी जो बोलती है कि 2 टाइम्स बढ़ जाती है। तो कैसे पहचानेगा कि टेम्परेचर डिफरेंस 10 है, देखने में लगता है। तो इस पे आते हैं।
तो टेम्परेचर कोफिशिएंट्स क्या है इसको देखते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट से सवाल आता है और इसको आपको स्टडी करना होगा, क्योंकि ये जो है हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो हेडिंग लिखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट्स। इसको हम मान लेते हैं थीटा। एक डिफिनीशन लिख लीजिए, फिर मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। एनसीईआरटी में अगर आप जाएंगे तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है। क्या लिखा है? एनसीईआरटी जो लाइन लिखा है मैं उसको पढ़ देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि एनसीईआरटी में कौन लाइन कह रहा है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट फॉर ए केमिकल रिएक्शंस विथ राइज इन टेम्परेचर बाई 10 डिग्री, फिर कामा लगा है द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल्स, यानी 10 टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देते हैं तो रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगी? 2 टाइम्स, या रेट 2 टाइम्स से बढ़ जाएगा। रेट कांस्टेंट्स या ORR रेट 2 टाइम्स से बढ़ जाएगा। डिफिनीशन लिखिए, इट इज़ डिफाइंड एज, इसमें लिखिए इट इज़ डिफाइंड एज, टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट, the ratio of rate constant, it is defined as the ratio of rate constant of the reactions, the ratio of rate constant of the reactions at 2 temperature, TWO2, 2 माने 2, 2 temperature difference, 2 temperature difference by 10 degree, 2 temperature difference by 10 degree, 2 temperature difference by 10 degree। इसका मतलब थीटा इजकल टू KT है और ये टेम्परेचर KT है। शुरुआत में टेम्परेचर KT था, कितना इसमें बढ़ा दिया आपने? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री कर दिया। तो चाहे आपका केल्विन में टेम्परेचर हो या सेंटीग्रेड में, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो डिफरेंस देखना है। नहीं समझ रहे हो? जैसे अगर आपको कन्फ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए, तो टेम्परेचर में 10 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, ये रहा। तो कितना, अगर ये रेशियो देखते हैं और डिफरेंस कितना है 10 डिग्रीज का, तो रेट कांस्टेंट या रेट बढ़ जाती है। कितना बढ़ जाएगी? 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। एनसीईआरटी कहती है या कुछ किताब कहते हैं 2 और 3 टाइम्स बढ़ जाती है, 2 और 3 गुना। लेकिन हमें यूज करना है, लगाना है, तो कौन सा लगाना है? 2 टाइम्स। नहीं समझ में आया? अभी समझ में आ जाएगा। मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, आराम से समझ में आ जाएगा। क्या करना है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ और फिर मैं एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आए उसको दिखाता हूँ। कुछ नहीं करना यार, ये ऐसा चीज़ है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि टेम्परेचर शुरू में 10 डिग्री थी, वो पहुंच गई 40, तो डिफरेंस देखो 10 से कितना होगा? 20, 20 से कितना होगा? 30, 30 से 40, ये तो हुआ होगा। तो जितने टेम्परेचर में 10 डिग्रीज का गैप रहेगा, रेट या रेस्ट कांस्टेंट कितना टाइम बढ़ जाएगी? 2 टाइम्स, उसका डबल। जैसे क्वेश्चंस के फॉर्म में देखो, मैं यहाँ क्वेश्चन लिखाता हूँ और यहाँ ट्रिक बताता हूँ आपको। क्वेश्चंस लगाना है ट्रिक से। लिखो, क्वेश्चन लिखो। इफ स्मॉल आर, इफ स्मॉल आर इज द रेट ऑफ रिएक्शंस, at 10 degree, रेट ऑफ रिएक्शंस एट कितने पे? 10 सेंटीग्रेड्स, हैविंग थीटा इजकल टू 2, हैविंग थीटा इजकल टू 2, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है? 2। द रेट ऑफ रिएक्शंस एट 40 सेंटीग्रेड विल बी,
द रेट ऑफ रिएक्शंस एट 40 सेंटीग्रेड। तो देखो कुछ करने नहीं है, हम आपको जो है कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से 10 डिग्री, 10 डिग्री से क्या हुआ होगा 20 डिग्री, 20 डिग्री से क्या होगा 30, 30 से कहाँ पहुँच गया 40, यही तो है। तो आपको जो करना क्या है, ऐसा रेट देखो, शुरू में इनिशियल में आर कितना था आर, तो ये कितना आर हुआ होगा 2 आर। अरे टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 20 माइनस 10 कितना आया 10। अगर टेम्परेचर डिफरेंस किसी दो के बीच में 10 है तो रेट क्या गुना बढ़ जाती है 2 गुना, तो कितना हो गया आर कितना हो गया 2 आर। 20 से 30 के बीच में टेम्परेचर कितना है 10 टाइम्स है, 10 10 गुना है, तो रेट कितना हो जाएगी 2 टाइम्स, तो 2 आर का कितना हो जाएगा 4 आर। अब अगर जो है ये 30 से 40 के बीच में कितना है 10 का, तो इसका जो है डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 आर। तो आंसर कितना हो जाएगा 8 आर। एक तो ये है, या फिर आर निकालना हो तो आर ये आपका क्या हो गया नया निकालना हो तो कहिए आर न्यू बराबर कहिए आर ओल्ड, और कहेंगे थीटा के पावर n। ये हमारा ट्रिक हो गया, इस फार्मूले या ट्रिक से इस्तेमाल कर लीजिए। ये क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है 2, तो हमेशा यहाँ क्या रख थीटा कितना रखेंगे 2। नहीं समझ में आया, अभी आपको पढ़ाया ना कि ये जो कितना गुना हो जाती है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस अगर रेशियो 10 की आती है तो ये थीटा या रेट कांस्टेंट या रेट कितना गुना बढ़ जाती है 2। तो थीटा तो हमारा फिक्स हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चंस में जब भी करोगे मिलेगा ये चीज़ें। तो ये हो गया, आपका पहला कोई रेट दिया होगा तो वो रेट रख लीजिए, और ये थीटा हो गया 2। n क्या है नंबर ऑफ इंटरवल्स, तो यहाँ कितने इंटरवल्स हैं 1 2 3, तो 2 के पावर 3 तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, आंसर तो हो गया। तो लिख लीजिए, लिखिए थीटा बराबर क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू कितना रखेंगे हमेशा 2। ये तो आपको अब हमने उस फार्मूले से एक ट्रिक बना दिया, तो थीटा की वैल्यू हमेशा हो जाएगी 2। इसका वैल्यू हो गया 2। n क्या है नंबर ऑफ इंटरवल्स, कितने इंटरवल्स 1 2 3, तो लिखिए n इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरवल गैप, नंबर ऑफ इंटरवल्स, या क्या बोलेंगे गैप, अपनी भाषा में गैप, कितना गैप है। अब इसी क्वेश्चन को लगा सकते हैं, रखें हमें निकालना r कितना गुना बढ़ गया, तो r बराबर ये तो हमारा दिया रहेगा ना कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये r हो गया, या इसकी वैल्यू दी रहेगी। आपकी थीटा क्या है कितना रहेगा हमेशा 2, 3 नहीं, एनसीईआरटी कहती है 2, तो 2 को ले लो तो ये 2, 2 के पावर कितना गैप है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, कितना गैप 1 2 3 के पावर 3, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आर इक्वल टू कितना होगा 8 टाइम्स, यानी 8 गुना रेट बढ़ जाएगी। तो 8 गुना तो बढ़ा हुआ था। एनसीईआरटी सवाल देते हैं, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। ये क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी आपको ट्रिक दिया है उसी पे सॉल्व करना है, कुछ करना नहीं है। क्या दिया है कह इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शंस दी एवरी 10 राइज ऑफ टेम्परेचर, देखो मिल गया, एवरी माने 10 राइज 10 डिग्री राइज, यानी 10 आपको डिफरेंस देखना होगा टेम्परेचर में। कह रहा द रेट इज़ डबल, खुद बोल रहा है रेट कैसा है डबल है। कह रहा इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम, कहाँ से इंक्रीज कर रहा है 10 से कहाँ तक जाएगा 100, यानी देख लो आप ऐसे लिखना स्टार्ट करिए। पहले आपका शुरुआत में रहा 10 सेंटीग्रेड्स, तो 10 से कहाँ पहुँचा होगा 20 पे, फिर 20 से कितना 10 राइज 30 पे, बीच में 10 की गैप होना चाहिए। 30 से कितना हुआ होगा 40, 40 से कितना हुआ होगा 50, 50 से कितना हुआ होगा 60, 60 से कितना होगा 70, 70 से कितना होगा 80, 80 से कितना हुआ होगा 90, 90 से कितना होगा फिर 100। अब या तो आप ऐसे करिए आर रहा होगा तो ये 2r ऐसे कर बढ़ जाएगा, और पहले से बोल रहा है कितना है 2 टाइम्स, तो क्या कर दीजिए आप देखो क्या लिखोगे, ट्रिक्स में क्या लिखा था कितना गुना, तो r ओल्ड हो गया आप सॉरी न्यू,
जो आप निकालेंगे कितना गुना बन के आएगा, न्यू, ये आ रहा है ओल्ड, और ये कितना है थीटा के पावर n, तो ये तो टाइम्स बताएगा आर ओल्ड वाला, कितना गुना बढ़ जाएगा। थीटा कितना है 2, और कितना इंटरवल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 के पावर कितना 9, इतना टाइम्स हो जाएगा। तो इसको आर को हटा के यहाँ टाइम्स लिख देना, नहीं समझ में आया तो टाइम्स हो जाएगा ना कि इतना गुना बढ़ गया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऐसे कर 16 दूना 32, कितना आएगा 512 बढ़ते जाइएगा। तो 5 2, अब ये आर ओल्ड को हटा दो, यहाँ क्या बोलोगे टाइम्स, इतना गुना बढ़ गया तो इतना टाइम्स हो गया। समझ में आ रहा है ना कि वहाँ ढूंढे एग्जाम में आर ओल्ड कहीं मिले, ये तो हमारा अपना बताया वो चीज़ है। आर ओल्ड का मतलब इतना गुना बढ़ गया, उसके शुरुआत का इतना गुना बढ़ गया, तो 512 टाइम्स बढ़ गया। ये इसको नहीं कहना होगा, ये तो पावर हटाएंगे तो ये अब टाइम्स में तो आ गया इतना गुना, शुरुआत का इतना गुना, इतना टाइम्स। ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, और नहीं तो फिर ऐसे करिए आर से 2r, 2r से 4r, 4r से फिर ऐसे जाइए तब भी वही आएगा। तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट्स के क्वेश्चंस हैं, ये लग जाते हैं। आते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से आर्डर कैसे बताएंगे। जैसे आपका सवाल था 2000 आपके जो है इसमें 17 में आया था, और इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ करता था, अलग अलग एग्ज़ाम होते थे तब भी आता था। तो जैसे आपके एमयू हैं, जैसे आपका बेचू था, एम्स थे, इन सब के क्वेश्चन सब सिर्फ एनसीईआरटी से ही आते थे, और उसी को एक कंबाइंड टेस्ट कर दिया गया है, तो एनसीईआरटी ही पढ़ना चाहिए। तो आते हैं एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से आर्डर कैसे बताएंगे। तो हेडिंग लिखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस से आप आर्डर कैसे पता करेंगे। तो हेडिंग लिखिए आर्डर ऑफ रिएक्शंस फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स कैसे पहचानोगे, कई स्टेप में रिएक्शंस होगी, उसमें स्लो और फास्ट लिखा रहेगा। और देखते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में आर्डर ऑफ कैसे पता करते हैं, आर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या है। आर्डर ऑफ रिएक्शंस इन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में आर्डर ऑफ रिएक्शंस, आर्डर ऑफ रिएक्शन इन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या देखेंगे, आर्डर ऑफ रिएक्शंस, कौन सा ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो इसको मैं जो है आपको कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में समझा देते हैं। 2 क्वेश्चन थे आपके, एक क्वेश्चन आपका जो है नीट में आया था 2017 में, और एक क्वेश्चन और आया था। तो दोनों क्वेश्चनों को मैं समझा देता हूँ, फिर आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये रहा सवाल आपके। उसमें देखोगे 2 स्टेप में रिएक्शन लिखा होगा, एक स्लो कभी फास्ट ऐसे करके लिखा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के फॉर्म में है। द ऑर्डर of the reactions occurring by following mechanism should be ये दिया। तो जो कैसे पहचाने कॉम्प्लेक्स है, कैसे देखा, कितने स्टेप में रिएक्शंस हैं, कई सारे स्टेप में। सेम सवाल 2017 में नीट में आया था, मैं उसको भी कराता हूँ। तो हमारे पास स्लो कौन सा है, ये तो आपको पढ़ाया था, एक लाइन याद करिए, जो रिएक्शन स्लो होती है, एवरेज होती है, मॉडरेट में होती है, उसी से हम क्या पता करते हैं, रेट।
आप गाड़ी चलाइए तो कितना चलाइए, एक एवरेज चलिए ताकि आपका माइलेज मिले, सुना होगा। ये नहीं बहुत तेज़ दौड़ाइए कि जाके हाथ पैर तोड़ लाइए, सुना होगा ये सब चीज़ें, ये वही चीज़ें हैं। तो रेट किस में पता करेंगे, स्लो रेट। तो ये रहा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर, तो कौन है, यही तो है। तो ये हो गया A और ये हो जाएगा B2, ये लिखा। इसको हटाएंगे तो क्या आएगा के। अब ये नहीं है कि हमने यहाँ 1 1 लिख लें तो 2 आ जाएगा, तो देखो कहीं 2 है, ये है, देखो है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। नहीं तो इतना आसान थोड़ा होता है, तो ये फर्स्ट और थर्ड का करने दिया होता, छोड़ देते इससे अच्छा कि हमें तो आता है, जो आगे लिखा है उसको पावर कर दिया। देखो इसके आगे 1, इसके आगे रेट में लिख दिया आर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 1 = 2, आंसर हो गया 2। तो गलत कर, खुश तो हो गए लेकिन 1 नंबर गंवा के आओगे। तो मैंने बोला था कि जब कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा हो तो आप ज़्यादा जल्दीबाजी ना करिए, क्योंकि पहले जो है ये रेट लिख लीजिए, फिर इसे कंपेयर करिए, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं तो ये नहीं होगा, ना ये होगा। तो क्या करें आप, देखो यहाँ पे तो ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होगा कि या अगर ये है तो यहाँ A2 और B2 के फॉर्म में रहा होगा। तो हमें यहाँ जो A है ना, किस फॉर्म में बनाएं, ये हम बनाएं इसको A2 के फॉर्म में। तो ये कैसे बनेगी, ये फास्ट रिएक्शन से हम क्या निकालते थे, याद करो, हम पढ़ते थे आप उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो इसका के तो हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो के बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या होता है, ए का कंसंट्रेशन इंटू ए का कंसंट्रेशन अपॉन A2 कंसंट्रेशन, ये तो होगा। तो ए बराबर क्या होगा, A²। तो A² बराबर क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों मल्टीप्लाई करें, इसको स्क्वायर हटाएं तो क्या हो जाएगा, के के पावर हाफ और A2 के पावर हाफ। नहीं समझ में आया, अरे ये दोनों स्क्वायर हो गया तो क्या होगा, A²। तब ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिया तो A² बराबर क्या आ जाएगा, के इंटू A2। तो जब इसका रूट हटाओगे स्क्वायर तो ये क्या आ गया, इसके 1/2 आ जाएगा। इसका हटा पावर तो ये रूट आ गया, ये हो गया। अब यहाँ पे रख दीजिए। तो अगर हम A बराबर आएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 2 आ गया। तो A के जगह क्या रख दें इसको, तो देखते हैं। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये के तो रहेगा ही, दूसरा के आ गया, ये के के पावर क्या हो गया 1/2, और A के जगह क्या आ जाएगा, A2 के पावर कितना 1/2, और ये क्या रहेगा B2 के पावर 1। ये एकदम सही लिखा है। तो ये दो अगर कांस्टेंट होते हैं किसी एक कांस्टेंट बराबर होंगे, पढ़ाए होंगे के = K1 K2 K3, नहीं पढ़ाया था मल्टीप्लाई इक्विलिब्रियम में। तो ये दोनों का कोई एक कांस्टेंट होगा जिसका नाम होगा क्या, के होगा, या इसको पहले के डैश मान लो, इस वाले को मान लो के डैश। तो इसको बराबर क्या हो जाएगा, अरे पढ़ाया था के = K1 K2 K3 × K4, याद आ रहा है, कई जगह पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और इक्विलिब्रियम में भी है। तो इसको अगर आप के डैश मानते हैं तो ये के डैश हो जाएगा, और ये K2 हो गया। तो इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के, तो क्या के हो जाएगा A2 के पावर हाफ और B2 के पावर 1। तो ये अब सही लिखा है। तो कितना हो जाएगा 1 + 0.5, तो कितना हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस 1.5। तो 1.5 कहाँ लिखा है, ये 1.5 को कह सकते हैं 3/2 भी, तो या इसको सही कहना चाहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 1.5 आया है, तो इसको हम कह सकते हैं 1, ये ऐसे लिख सकते हैं, या 3/2 कह सकते हैं। सेम क्वेश्चन सेम एकदम आपके कब आया था, आपके 2017 का था, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन था। इसको ले लो, मिटा देता हूँ, ठीक है। मैकेनिज्म दिया है, ये भी जो है आपका जो है
कह रहा है कि नीट में आया था आपका 2017 का सवाल है, कह रहा है मैकेनिज्म ऑफ ए हाइपोथेटिकल, अभी कराया हूँ वही क्वेश्चंस है, बस वहाँ ए बी में था, यहाँ एक्स वाई में। अभी जो आपको क्वेश्चंस कराया था वो भी किसी एग्ज़ाम के ही सवाल थे, और ये भी आपके जो है नीट है वो भी एग्ज़ाम के ही सवाल है, सेम है। यहाँ x2 + y2, वहाँ क्या था a2 + b2 करके। तो जो है आपको इसको देखो यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले कितने स्टेप में है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये दिया है, तो इसका मतलब यहाँ फर्स्ट यहाँ फर्स्ट, इसका मतलब क्या, कौन से रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स में है, तो इनको आप यूज करना पड़ेगा। रेट किस में पता करते हैं, स्लो के लिए, तो ले लीजिए। तो स्लो के लिए ये हो गया। अच्छा एक तरीका और, इसे मतलब हम जो है बहुत अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये देखो इसमें कुछ क्या करना है, तो हमें ऐसे कह दें रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर, तो क्या कहते हैं x2 के पावर 1 और y2 के पावर 1, इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रेट इजकल टू के x2 के पावर फर्स्ट और y2 के पावर फर्स्ट, तो आर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 1 + 1 = 2। तो देखो 2 कहीं दिया होगा, क्या दिया है, तो सही है क्या, नहीं। ये वो पढ़ते हैं जो रट्टा मारते हैं। अपने हिंदुस्तान में 99% रट्टा मारते हैं कि जो आगे लिखा हो, ये अभी आपको सेकंड लेक्चर में बार बार बताया कि इसके आगे जो नंबर लिखे होते हैं वो पावर के बराबर भी हो सकते हैं, नहीं। तो ये तो इक्वेशंस लिखा हुआ है, रेट जब तक एक्सप्रेस के फॉर्म में नहीं लिखा होगा तब तक आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस नहीं बताएंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमने डायरेक्ट पावर लिख दिया हमारा एक्सप्रेस हो गया, तो कोई रिएक्शंस ये फर्स्ट सेकंड थर्ड काहे के लिए दिया है, फिर देता ही नहीं। तो इतना तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि इनका यूज है तभी दिया है, तो वो नहीं हो सकता। तो जब ये नहीं हो सकता तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको स्लो स्टेप से, तुम्हारा स्लो स्टेप ये है, तो क्या कर लिया, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारे कौन कौन है, ये है, तो ये मेरा हो गया x और एक क्या हो गया y2, इसको हटा दें तो एक कांस्टेंट मान लें, यहाँ कांस्टेंट आप k डैश मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका x2 y2। देखो अगर हम x को हटा दें, ये x होगा, x तो नहीं, अगर हम इसको हटा दें x को तो हमारा सही रिएक्शन आ जाएगा, और यही हमें बनाना था। तो कहाँ से मिल जाए, सबसे सिंपल तुम्हारा तरीका है फास्ट वाला, यहाँ से लीजिए चाहे यहाँ से लीजिए। तो मेरे ये 2x लिखे हैं तो ये मेरा रहेगा, जैसे a लिखा था तो ये मेरे लिए आसान रहेगा। हमें कौन सा स्टेप करना चाहिए, कभी भी आप रास्ता कौन सा तय करते हैं, जाके आसान रास्ता रहे, टफ रास्ते में नहीं। आप कह रहे हैं हमारा मर्जी, तो आप कोई मर्जी अप्लाई, उससे मुझे नहीं मतलब है, लेकिन आप ये फास्ट रिएक्शन है तो ये क्वेश्चंस कैसे बना दें, आयनिक के लिए, तो यहाँ आयनिक के लिए पढ़ते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए क्या निकालने के, तो प्रोडक्ट में कौन कौन है, x कंसंट्रेशंस इंटू x कंसंट्रेशंस, प्रोडक्ट अपन क्या है रिएक्टेंट x2, ये रहा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा x² का कंसंट्रेशन, और ये क्या हो जाएगा k इंटू x2 कंसंट्रेशन। तो जब x हटाएंगे तो क्या आएगा, k के पावर क्या हाफ, और x2 के पावर क्या आ जाएगा हाफ, उठा के रख दीजिए। समझ में आ रहा है, या तुम्हें लगता है कि इन दोनों को, तो यहाँ पे अगर रेट कांस्टेंट के डबल डैश मान लो, नहीं समझ रहे हो, आपके अपनी सुविधा के लिए ये मान सकते हैं, ताकि पूरा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो के मान लेंगे। ऐसा भी हो सकता है, आप कुछ भी करें, लेकिन जो भी रेट कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगी उससे 1 के बराबर होती है, किसी एक रेट कांस्टेंट के बराबर होती है, इसमें पुश कर रख दीजिए, पुट कर दीजिए। जब पुट करेंगे तो रेट इजकल टू क्या आ जाएगा, के डैश तो ये है ही है, ये x की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, के डबल डैश के पावर कितना 1/2 इंटू क्या हो जाएगा x2 का कंसंट्रेशन जो है इसके पावर कितना 1/2, आपका ये क्या है y2, ये हो गया। तो इनको आप मल्टीप्लाई करके क्या कर दीजिए, एक के मान लीजिए तो अच्छा लगेगा। तो रेट इजकल टू आपका हो गया के, और ये हो जाएगा x2 के पावर 1/2, और ये आपका है y2 के पावर 1 ही है, तो कितना हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रेट। अब देखो रेट एक्सप्रेस हो गया तो क्या कहलाएंगे, ये 1/2 है तो 0.5 हो जाएगा, ये कितना लिखा है 1, तो कितना हो जाएगा 1.5।
तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस 1.5। तो जो क्वेश्चंस वो आपको कराए थे वो भी किसी एग्जाम के थे, ये भी दोनों सेम क्वेश्चन थे, बस खाली एक्स वाई में था, वो ए के फॉर्म में था, आंसर सेम था। ठीक है, अब आपका एक लास्ट लेक्चर बचा है RNAS, वो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा।